नमस्कार। वक्त अपनी रफ्तार से लगातार चलता रहता है, कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं। अगर हम वक्त के पहिए को पीछे घुमा दें, नहीं घूमता। हमें लौटना पड़ेगा अपनी यादों में। लेकिन किसकी यादों में? आज हम फिल्मी सफ़र पर चलना चाहते हैं, फिल्मों की यादों में चलना चाहते हैं और उनकी नज़रों से फिल्मी दुनिया को देखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, जिन्होंने बचपन से आज तक फिल्मी दुनिया को जिया है। जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के पर्दे पर लगातार चहकती रहीं, मुस्कुराती रहीं, उन्हें कहते हैं मदर ऑफ टेलीविज़न। आज हम उनके साथ हैं, वो मेरे साथ नहीं, हम उनके साथ हैं। तबस्सुम जी, नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने तो मेरी इतनी तारीफ़ें की कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी और डाइटिंग करूँगी तब जाके ओरिजिनल वज़न पे आऊँगी। क्या ज़रूरत है? इन तारीफ़ों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कहा है मदर ऑफ टेलीविज़न, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब टेलीविज़न आया तो सबसे पहले उस पे जो चेहरा नज़र आया, जो आज तक लोगों को याद है, वो यही चेहरा था। बिल्कुल, तबस्सुम जी का। हाँ, अब तबस्सुम के साथ जी लगता है। वैसे अभी तक तबस्सुम के साथ बेबी लगता था, है और आइंदा भी लगेगा। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज मैं हो गई हूँ, मुझे मीडिया पे 75 साल हो गए हैं और सिर्फ टेलीविज़न पे 50 साल हो गए हैं। वाह। और इस सिलसिले की सबसे बड़ी जो कड़ी है वो ये है, मैं अपनी साड़ी नहीं बता रही, ना अपने आप को बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ फूलों को। फूलों की वजह से मुझे जो शोहरत मिली है वो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि डीडी पे मेरा एक ही प्रोग्राम था जो 22 साल तक कंटिन्यूस चला है बग़ैर ब्रेक के, और उसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे आज के मेहमान हैं। इस प्रोग्राम ने आज तक मुझे जिंदा रखा हुआ है और मुझे जवान रखा हुआ है। क्या बात है। लोग मुझसे कहते हैं कि वाकई है, अब मैं उम्र क्या छुपाऊँ आनंद जी, सबको बता देती हूँ। अमिताभ बच्चन से 2 साल छोटी हूँ, वो 80 के हैं और मैं 78 रनिंग। वाह। अच्छा, ये सेहत का राज भी बता दीजिए। इस सेहत का, यानी खूबसूरत और यंग दिखने का, बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये कि नाम मेरा तबस्सुम है और तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, स्माइल, मुस्काना। और मुझे कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो रुला सके या तकलीफ़ दे सके। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ और हमेशा पॉजिटिव करती रहूँगी। ना शब्द मेरी डिक्शनरी में, मेरी डायरी में है ही नहीं। हर चीज़ पे मुस्कुराती हूँ और हाँ कहती हूँ, ना कभी नहीं कहती। वाह वाह। मुझे एक शेर याद आ रहा है। आपने मुझसे ये पूछा था सेहत। कि इस खूबसूरती का, इस जवानी का राज क्या है इस उम्र में भी। तो एक शेर है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है। वाकई उम्र जो है, बढ़ती हुई उम्र पे कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ये शेर है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है, क्या बात कही है। शुक्रिया मेरे भैया। ये बुढ़ापा कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं है। कहीं नहीं। मन से लोग जवान होते हैं, हम तो कहते हैं आप मन से अभी भी वैसी ही हैं, बेबी तबस्सुम। बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा था कि आपकी ज़िंदगी के कुछ पन्ने पलटेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो पहला पन्ना अगर हम पलटते हैं, पलटते नहीं, पहले पन्ने पर आते हैं, तो एक किनारे पे बड़ा खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ है, किन्नी। आप पहचानती हैं? मैं तस्वीर हाँ, दिखाऊं? पहचानती हूँ। वो किन्नी जो है वो मेरे अंदर रहती है,
मेरे अंदर घुसी हुई है। और इसकी वजह यह है कि मेरा असली नाम है किरण बाला हाँ। और उसका शॉर्ट फॉर्म है किन्नी। तो किरण बाला से किन्नी बन गई, जी। फिर तबस्सुम कैसे बन गई? थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन बयान कर देती हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन, एक दूसरे से मिल के रहना, ना लड़ना ना झगड़ना, ये हमारे देश के विधि विधान में लिखा हुआ है। बिल्कुल है ये बात और है कि लिखा हुआ है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। ये दुख की बात है, पर मैं इस पर भी मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराती इसलिए हूँ कि मेरे माँ बाप जो थे वो बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट थे। मेरे पिताजी हिंदू थे, फ्रीडम फाइटर थे, राइटर थे, भगत सिंह जी के साथियों में से थे और देश की खातिर उन्होंने अपनी जान दी थी। मेरी मम्मी भी फ्रीडम फाइटर थी, राइटर थी, कवित्री थी और अपना मैगज़ीन निकालती थी और वो मुसलमान पठान थी और उनका नाम था असगरी बेगम। बहुत अच्छी राइटर थी और वो भी इतनी बड़ी देशभक्त थी कि वो कहती थी कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने हिंदुस्तान का, अपने देश का नाम रोशन करूँगी। और कुछ कुछ उनकी अच्छी बातें मेरे अंदर भी आ गई। मुझे अपने देश पे अपना लिखा हुआ एक शेर याद आ रहा है। जन्नत नशी जन्नत निशां, कितना हसी कितना जवां, जन्नत नशी जन्नत निशां, कितना हसी कितना जवां, ये मेरे ख्वाबों का जहां, मेरा वतन हिंदुस्तान। वाकई पूरी दुनिया में घूमी हूँ, कई कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन अपने देश से और अपने देशवासियों से अच्छा मुझे कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। अब आप ये कहेंगे कि मैं एक्सटेम्पो बहुत अच्छा बोलती हूँ। आप बोलती तो है, मुझे आपको लगातार सुनना भी है, लेकिन जब आप बोलती रहती है तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल होता है, बहुत सारे प्रश्न एक साथ आ जाते हैं। तो चलिए निकालिए उसमें से दो चार। प्रश्न ये है कि आपने जो शुरुआत की बात कही, आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी भी क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया। तो ये सुनकर, ये महसूस करके बड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ कि आपका जो फिल्मी करियर है 75 साल का हो गया है, देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। बिल्कुल। कितना सुंदर ये संयोग है, कोइंसिडेंस है कि दोनों 75 साल। तो आज़ादी का जश्न यानी अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और आपके करियर का भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। ये जश्न कैसे मना रही हैं? मैं जश्न बस ऐसे ही मना रही हूँ कि एक बात भूल गई थी, वो याद आई तो इरशाद कर देती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मज़हबों के थे, फिर भी वो हिंदुस्तान के मामले में बिल्कुल एक थे। और उस वक्त के नौजवान, उस वक्त तो खैर वो जवान ही होंगे ना, उस वक्त के लोग कहना चाहिए, उस वक्त के लोग जो थे वो धर्म को कम और प्यार मोहब्बत को ज़्यादा मानते थे। और उसका प्रूफ ये है कि मेरे पापा का जो धर्म था वो हिंदू था, मम्मी का मुसलमान था। और उस वक्त के वो लोग ऐसे होते थे कि मेरी मम्मी ने अपने पति के जज्बात का ख्याल करते हुए मेरा नाम रखा किरण बाला और मेरे पापा ने अपनी मुसलमान बीवी के जज्बात का ख्याल रखते हुए मेरा नाम रखा तबस्सुम। अब ये इत्तेफाक की बात है कि तबस्सुम ज़्यादा हिट हो गया। तबस्सुम मेरा फिल्मी नाम है जो बचपन से ही छलांगे मार रहा है तरक्की की, ऐसी के पूछो मत। तो मेरा जो करियर था वो इतना शानदार था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट कि लोग मुझे इंडियन शर्ले टेम्पल कहते थे। वाह वाह, क्या बात है। बच्ची थी एक अब्रॉड की और वो इतनी मशहूर थी बच्ची कि शायद हिंदुस्तान में बेबी तबस्सुम ने ही उसका मुकाबला किया है और कोई नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान के चाइल्ड आर्टिस्टों में सबसे पहला नाम मेरा लिया जाता है क्योंकि सबसे लंबी ड्यूरेशन तक रही, सबसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों से काम किया है साथ में कि 40s के दौर के आखिरी दिलीप साहब थे जो चले गए हमें छोड़ के। अब 40s के दौर का कोई भी मेल या फीमेल कलाकार ऐसा नहीं है जो आज तक ज़िंदा हो और ज़िंदा होने के साथ साथ एक्टिव भी हो और यहाँ तक कि हर मीडिया पे काम कर रहा हो, 5 मीडिया पे काम कर रहा हो।
एक है ना जो हमारे सामने बैठी हुई पांचों मीडिया पर लगातार काम कर रही हैं और एक्टिव हैं, तबस्सुम जी। जी। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, करेक्ट। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आपने तभी फिल्मों की शुरुआत की। जी उस समय मुझे लगता है देश आज़ाद हो रहा था, आप बहुत छोटी रही होंगी, जी 3-4 साल की रही होंगी, और फिल्मों में भी शुरुआत कर दी। बिल्कुल। तो आज़ादी को आप किस तरह से महसूस कर पा रही थी उस छोटी उम्र में? आप लौटिए, अपनी छोटी उम्र में आ जाइए और बताइए। वो झंडा बहुत अच्छा लगता था, छोटा सा झंडा लेके मैं ऐसे ऐसे हिलाती थी, और दिल चाहता है कि आज भी वो झंडा सदा ऊंचा रहे और सबके हाथों में रहे और सब हिलाते रहें, जोरों में हिलाते रहें। मुझे आनंद जी एक शेर याद आ रहा है, जब मैं अपने मम्मी पापा के हिंदू और मुसलमान होने का जिक्र कर रही थी तो एक शेर मुझे याद आया बड़ा अच्छा, और मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। और वो शेर ये है कि ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी हवा बने, क्या बात है। ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। क्या बात है, कितना दर्द है। मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मिट्टी में मिलने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। क्या बात कही है। ये संदेश पूरे देश तक पहुंच रहा है, लोग इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे लगता है उनके दिलों में उतर जाए तो देश जरूर कितना खूबसूरत हो जाए। देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और देश आज़ाद हो गया, और आप फिल्मों में कैद हो गई जी 1947 में। करेक्ट करेक्ट। तो फिल्मों में जब पहली बार गई, वो भी बहुत खूबसूरत फीलिंग्स रही होंगी कि फिल्मों में जाना है। कैसे पहुंची, क्या इत्तेफाक रहा कि आप फिल्मों में बड़ी पहुंच अजीब गई? बात है, मेरी मम्मी जो थी वो उर्दू साहित्य की और हिंदी साहित्य की बहुत माहिर थी, और मेरा बचपन गुजरा बड़े बड़े कवियों के साथ और बड़े बड़े राइटरों के साथ मैं बैठती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा याद है कि मजरू सुल्तानपुरी, मैं नन्ही सी थी, वो मुझे अपने कंधे पे सुलाते थे और गज़लें गुनगुनाते थे। तो सोचिए अगर मेरी तरबियत हुई है बड़े बड़े शायरों के बीच में, बड़े बड़े राइटरों के बीच में, तो मेरा जहन भी वैसे ही होगा। तो मेरी मम्मी जो थी वो कहती थी कि जर्नलिस्ट थे मेरे माँ बाप दोनों, एक मंथली अखबार निकालते थे और उसका नाम था तनवीर, तनवीर यानी उजाला। तो उजाले की बातें होती थी, लेकिन उससे पेट कहाँ भरता है, अखबार बिकता ही नहीं था ज़्यादा। तो मेरी मम्मी ने ट्यूशन कर ली। उस ज़माने में बाबू राव पाई का ज़माना था, 40s का दौर था, और वी शांताराम जी और सब लोग अलग होके प्रभात को छोड़ के मुंबई में आ गए थे। वी शांताराम जी ने अपना स्टूडियो खोला था, राजकमल कला मंदिर, और पाई साहब जो थे, पाई साहब ने यहाँ पर शिवाजी पार्क में अपना स्टूडियो बनाया, फेमस पिक्चर्स। फेमस पिक्चर्स की एक फिल्म बन रही थी, उसका नाम था मेरा सुहाग। डायरेक्टर थे अमिया चक्रवर्ती, हीरोइन थी कमला कोटनिस, वो महाराष्ट्रियन थी, और हीरो थे अरुण आहूजा, गोविंदा के बाप, वो पंजाबी थे और हीरोइन महाराष्ट्रियन थी। तो ये दोनों बोलते तो थे उर्दू हिंदी, लेकिन वो पंजाबी और मराठी डिक्शन में बोलते थे, लहजा उनका जो होता था वो पंजाबी होता था। तो मेरी मम्मी ने डायलॉग डायरेक्शन की नौकरी कर ली कि हीरो और हीरोइन के सही डायलॉग्स मैं बुलवाऊंगी। तो वरना तो वही अरण नारायण वैसा होता था या मराठी डिक्शन होता था। वो जब जाती थी डायलॉग्स डायरेक्शन के लिए, तो इससे पहले कि मम्मी बोले मैं बोलती थी अंकल ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, आपका डायरेक्शन शुरू हो जाता था। तो उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम था डी कश्यप। तो वहाँ फेमस पिक्चर्स की कई फिल्में बन रही थी, उनमें से एक फिल्म का नाम था नरगिस। नरगिस की वो शायद दूसरी या तीसरी फिल्म थी, रहमान हीरो थे, और शाह नवाज और नवाब वो अशोक कुमार जी से भी ज़्यादा सीनियर एक्टर थे, उनके साथ मुझे काम करना था। डी कश्यप ने जब मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे अपनी फिल्म में साइन कर लिया, और उसके बाद डी कश्यप की ज़्यादातर फिल्मों में मैं रोल किया करती थी। बहुत लंबे थे वो,
6.5 फीट का और मैं 2 फीट की नन्ही सी, लेकिन काम बड़ा अच्छा लेते थे। तो वो मुझसे जब कॉमेडी करवाते थे तो मैं बड़ी आसानी से कर देती थी, लेकिन जब वो इमोशनल काम मुझसे करवाते थे तो मुझे तकलीफ़ होती थी। तो वो मुझे मारते थे, चुटकियाँ लेते थे। तो मैं कहती थी नहीं अंकल नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं ऐसे ही रो दूँगी, मैं ऐसे ही रो दूँगी, मैं खुद ही ले दूँगी, खुद ही रो दूँगी, खुद ही रो दूँगी। और फिर खुद ही रो देती थी। और उसके बाद जैसे ही शॉट ओके होता था तो मैं अपने मम्मी पापा से कहती थी मम्मी पापा फिर घर, फिर घर। तो आज तक मेरा बेटा जब शूटिंग पे मेरे साथ जाता है और देखता है कि मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा थक गई हूँ या बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मुस्कुरा के कहता है मम्मी फिर घर। ये आपकी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया जी। ये जो फिल्म आपकी बचपन की यादें हैं पूरी तरह याद है, भुलाएंगी नहीं? कौन सा गाना है ना आपका वो? अरे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, क्या बात है। B.R. चोपड़ा जो थे वो पहले फिल्म जर्नलिस्ट थे और मैं इतनी टॉप की मशहूर अदाकारा बन गई थी कि जब बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ मेरा नाम आता था तो एंड के साथ आता था मेरा नाम। दिलीप कुमार, नरगिस, सुरैया एंड बेबी तबस्सुम। बचपन में हम लोग फिल्में देखा करते थे, सारी कास्टिंग आ जाती थी और उस कास्टिंग के बाद लास्ट में लिखा रहता था एंड बेबी तबस्सुम। करेक्ट। वो नाम हमेशा याद तो रहता वो था। एंड बेबी तबस्सुम इतना ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था कि जब लोग, मैं ये समझती थी एंड मेरे नाम का हिस्सा है। हाँ। तो लोग जब पूछते थे बेबी तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अकड़ के कहती थी एंड बेबी तबस्सुम। तो ये बेबी तबस्सुम ने अभी तक मेरा पीछा छोड़ा नहीं है। वो गाना जो बचपन के दिन भुला न देना, बड़ी अच्छी आपने फिल्म मेरी याद दिलाई। वो फिल्म मेरी क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक प्राउड है। 1952 में बनी थी। मैंने बताया कि वो मक्खन लाल जैन की फिल्म थी और उस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस, जो किसी ज़माने में बिमल रॉय के गुरु रह चुके थे। नितिन बोस डायरेक्टर थे और उस फिल्म का एक गाना हमारा बहुत मशहूर हुआ था, 2 बच्चे घोड़े पे गा रहे हैं। उन 2 बच्चों में एक बच्ची तो मैं थी, दूसरे थे बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी। और उस गाने के बोल थे बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओ बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आज उस गाने को मेरा ख्याल है 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज उसका रीमिक्स भी हो गया है। वो गाना देखते हैं लोग और अश अश करते हैं। आज का बच्चा उस गाने को जानता है, स्कूलों में बच्चे गाते हैं और पता नहीं क्या उस गाने में कशिश है बहुत जबरदस्त कि आज भी उतना ही मशहूर और है। कशिश के साथ डिग्निटी भी है। B.R. चोपड़ा जो थे वो पहले जर्नलिस्ट थे जी। और मेरे ज़बरदस्त फ़ैन थे कि बेबी तबस्सुम, मैं तुम्हारा इतना ज़बरदस्त फ़ैन हूँ कि पूछो मत। तुम्हारी फिल्में मैंने कई बार देखी हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अगर डायरेक्टर बन गया तो मेरी पहली फिल्म में तुम ज़रूर होगी। और B.R. चोपड़ा साहब ने वो वादा पूरा किया। उनकी पहली फिल्म का नाम था बहैसियत डायरेक्टर अफसाना। उसमें हीरो थे अशोक कुमार जी और हीरोइन थी वीना, और वीना के बचपन का रोल मैंने किया था। और चूँकि चोपड़ा साहब को पता था कि मैं शायरा भी हूँ, शायरी करती हूँ छोटी सी उम्र में, तो उस फिल्म में उन्होंने मुझसे कुछ शेर बुलवाए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़रा सुन लीजिए पहले वो शेर, फिर मैं चोपड़ा साहब की एक बात बताऊंगी। गुस्ताखी माफ वालिया, मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से की जाती है। मोहब्बत दिल से की जाती है, सूरत से नहीं होती। वफा हरगिज कभी मिट्टी की मूरत से नहीं होती। किन्नी ने जो शेर सुनाए हैं, पता नहीं किसने लिखे थे, लेकिन सुनाए मैंने थे। हाँ, 2 शेर सुनाए थे। आपने नहीं? वो शेर मेरे लिखे हुए नहीं थे। किन्नी ने सुनाए थे? किन्नी ने सुनाए थे, बहुत अच्छी तरह सुनाए थे। मेरे को थोड़ा जेल्स फील होता है किन्नी से।
कितना खूबसूरत कैसे सुनाया करती थी। अच्छा, किन्नी धीरे धीरे बड़ी हो रही है जी, तो थोड़ी और बड़ी हुई। वो असली बात तो रही गई। कौन सी? बी आर चोपड़ा जब मेरी फिल्मों में 50 इयर्स की फंक्शन हो रही थी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जमा हो गई थी कि तबस्सुम जी के फिल्मों में 50 साल हो गए हैं, जबकि और बड़े बड़े लोगों के 50 साल अब जाके हो रहे हैं फिल्मों में। और हमारी खुशकिस्मती देखिए, बधाइयाँ, हमारे बधाइयाँ, बहुत 50 सारी साल बधाइयाँ। टेलीविजन के सबसे पहले पूरे हो गए। हाँ, तो फिल्मों में हमारे 50 साल पूरे हो गए थे 1995 में, और एक ज़बरदस्त फंक्शन ऑर्गेनाइज की थी और उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बारे में अपने तासुरात बयान किए थे। तासुरात यानी फीलिंग्स बयान किए थे कि मैं कैसी लगती हूँ, क्या लगती हूँ। तबस्सुम जी, उस फंक्शन में मुझे ध्यान आ रहा है हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी थे और उन्होंने भी कुछ कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, खुद बहुत कुछ कहते हैं और सबको कहते हैं खामोश, खामोश। ताकि दूसरे खामोश हो जाएं तो उनकी बात हम सुन लें। तो उनका फूल खिले गुलशन गुलशन जब हमने किया तो उस वक्त मैं थोड़ी शरारती थी। लोगों का ख्याल था कि मैं लोगों की लेग पुलिंग करती थी। लेग पुलिंग नहीं करती थी, प्रोग्राम को मज़ेदार बनाने के लिए चटपटी बातें करती थी। बनाने के लिए नहीं करती थी। हाँ, आप जो करती थी प्रोग्राम मजेदार और चटपटी बन जाते थे। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। तो जब शत्रु जी का इंटरव्यू हमने लिया तो हमने उनसे कहा कि शत्रु जी, एक बात समझ में नहीं आती, पहले आप विलन थे, बाद में आप हीरो बन गए और हीरो बन के भी आप बहुत कामयाब रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग आपको कैसे बहैसियत हीरो एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। 20-25 साल से आपका इधर का कटवट लगा हुआ है, मुंह टेढ़ा है वह। तो उन्होंने तो मेरे मुंह पे मेरे जवाब का जवाब 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 ऐसा दिया कि मैं चुप हो गई। मैंने जब कहा कि इतने साल से हिंदुस्तान के दर्शक आपको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं बहैसियत हीरो, बोले जब तबस्सुम तुम्हें टेलीविजन पे बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ। ये शत्रुघ्न सिन्हा है, इसी तरह के जवाब देते। बी आर चोपड़ा साहब ने भी कुछ कहा था आपसे। बिया साहब ने जो कहा था वो मैं क्यों कहूँ, उन्हीं के मुंह से सुने। उनके मुंह से सुनते हैं। जी, तबस्सुम से मेरा एक ख़ास रिश्ता, सबसे पहली पिक्चर मैंने बनाई थी उसमें ये काम कर रही थी, उसका नाम था अफसाना। और उसके बाद हमारा एक बेटी बाप का रिश्ता हो गया और वो रिश्ता अभी तक कायम है। और मैं सिर्फ यही कहा चाहता हूँ कि ये जो 50 साल इसके गुजरे हैं वो जवानी के गुजरे हैं, अब भी जवानी के गुजरते जाएं। तबस्सुम जी, आप बहुत तेजी से बड़ी होती चली जा रही हैं। जी, मैं किन्नी से बात कर रहा था हाँ एंड बेबी तबस्सुम से बात कर रहा था जी। और आप बड़ी होकर वो 50 साल और 75 साल पे पहुंचती जा रही हैं। हाँ, मुझे उस बचपन के दौर में जब आप थोड़ी और बड़ी हुई और आपने वो जो पहला गाना था बचपन के दिन भुला न देना, उसमें आप घोड़ा गाड़ी पर जा रही हैं, तो बाद में पता चला कि आपने घुड़सवारी भी सीख ली, डांस भी सीख लिया। ये सब क्या कैसे किया? डुप्लीकेट हमने यूज़ अपनी ज़िंदगी में कभी किए ही नहीं। नौशाद साहब से मुझे एक बात याद आ गई। नौशाद साहब का जो दिल था ना, इतना बड़ा था। जब उस गाने की चारों तरफ से तारीफ़ें आने लगीं, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, तो नौशाद साहब मुझसे चिपट गए, बल्कि मैं चिपट गई पीछे से आके उनके कंधों पे मैं यूँ हो गई और मैंने कहा नौशाद साहब बताइए ना कैसा लगा। बोले तबस्सुम, लोग कहते हैं मेरा ये गाना हिट हो। ये भी मैं क्यों बता रही हूँ, अरे नौशाद साहब खुद बताएंगे। फिल्म दीदार में बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, वो गाना आज भी अवाम की नोके ज़बान पर ज़िंदा और ताज़ा है। और इसलिए नहीं कि वो मैंने बनाया था, बल्कि तबस्सुम ने उसमें लिप मूवमेंट दिए थे, इसलिए वो गाना अभी भी हर दिल अजीज़ है। तबस्सुम जी, मैंने शुरू में ही कहा है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, आपकी नज़रों से फिल्मी दुनिया को देखना है, इस देश को देखना है, अदाकारों को देखना है। एक अदाकार थे दिलीप साहब, बहुत इमोशनल, ट्रेजेडी किंग, और उनके साथ भी मुझे लगता है आप छोटी रही होंगी तो काम किया है। उनके साथ काम करने का एक अलग अंदाज होता है, आप वो एक्सपीरियंस हमें बताइए। एक बात बताऊं,
आपने मेरे सामने एक ऐसा नाम ले लिया है कि मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे दिमाग में हर जगह आंसू टपक रहे हैं। लोगों को मुझसे ये शिकायत भी है कि जब मैं किसी ख़ास फिल्म स्टार का जिक्र करती हूँ तो पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, और दिलीप साहब के साथ उनका जिक्र करते हुए इमोशनल ना होना उनके साथ गद्दारी है। मेरा बचपन दिलीप कुमार की बाहों में गुजरा, बहुत करीब का रिश्ता था। उनकी बड़ी बहन सकीना आपा शायरा थी और मेरी मम्मी की बहुत गहरी सहेली, गहरी दोस्त थी। सारी बहनें जो थीं वो मेरी बहन की सहेलियां थीं। और दिलीप साहब से मेरी दोस्ती इसलिए थी कि उन्हें भी शेर व शायरी का शौक़ था और मुझे भी शेर व शायरी का शौक़ था। हमने कई फिल्मों में साथ में काम किया, लेकिन जोगन केदार शर्मा की एक ऐसी फिल्म थी जो ज़बरदस्त है, उसका सानी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानी फिल्मों में क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती थी, वो जोगन थी। और उसमें मेरा रोल इतना अच्छा था। जोगन बनी थी नरगिस जी और ये उनके चाहने वाले बने थे। बड़ा अछूता सब्जेक्ट था और इन दोनों के बीच में मैं लिंक थी, छोटी सी बेबी तबस्सुम। मैं नरगिस जी की नौकरानी बनी थी और थोड़े बहुत मैसेज दिया करती थी उनको। तो एक सीन मुझे याद आ रहा है, आपटे गांव कहीं है यहाँ बम्बई के आसपास, वहाँ पे नदी पे मैं नरगिस जी के कपड़े धो रही हूँ और दिलीप साहब आते हैं और कहते हैं ला मंगू तेरी मदद मैं कर दूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, साध्वी जी के कपड़े हैं, इनको किसी का हाथ नहीं। देखो फिर मैं गलती कर रही हूँ, ये सीन मैं क्यों ना दिखाऊं। क्या क्या बातें करती हैं? कहती है मंगू दिल से कहना कि सपने ना देखे। मैं पूछती हूँ क्यों, तो कहती है सपने झूठे होते हैं, सपने देखने वाले निराश हुआ करते हैं। और बाबूजी सपने तो मुझे रोज आते हैं, मैं क्या करूं? ला मैं निचोड़ दूं। ना बाबूजी, आप नहीं छू सकते साध्वी जी के कपड़े। इसका मजेदार किस्सा ये है कि दिलीप साहब इमोशंस के बादशाह थे, जज्बात के बादशाह थे। और वो ये कहते थे कि जज्बात को कभी भी ऊंची आवाज़ से छुपाना नहीं चाहिए। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे, वरना वो कहते थे कि उसके एक्सप्रेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो उनका अगर डायलॉग है कि हाँ बेटा क्या कह रही हो, तो वो ये कहते थे हाँ बेटा क्या कह रही हो, हाँ बेटा क्या कह रही हो, ऐसे कभी नहीं बोलते थे वो। तो मेरे और उनके जो डायलॉग्स थे, तो कुछ आमने सामने कुछ डायलॉग्स थे, तो मैं अपने बोलती थी बेबी तबस्सुम के स्टाइल में, और वो दिलीप साहब थे वो अपने स्टाइल में बोलते थे। कई बार रीटेक हुआ तो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने दिलीप साहब से कहा कि दिलीप साहब आप थोड़ा लाउड बोलिए। तो दिलीप साहब कह लगे नहीं, मैं इससे ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता, बेबी तबस्सुम को कहो कि वो थोड़ा लो कहे, लो बोले वो। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये बात कह के मैं इसका रिएक्शन कैसे दूं, लेकिन कमाल थे वो दिलीप कुमार। तो आपने कैसे किया फिर ये? फिर मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी कम की। बड़ा मुश्किल है क्योंकि बेबी तबस्सुम, चुलबुली तबस्सुम और इतनी लाउड थी, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं, पर आवाज़ मैंने इतनी कम की कि मेरा चुलबुलापन ख़त्म ना हो जाए और जो उन्होंने कहा है उनकी हुक्म अदूली ना हो, उनकी बात भी मानी जाए और अपना बेबी तबस्सुमपन भी रखा जाए। वाह क्या बात है। आपने बहुत सारे ऐसे हस्तियों के साथ काम किया है बचपन से ही, और अपना नाम तबस्सुम और जो फिल्में की या जो सीरियल्स किए या जो टेलीविज़न के लिए जो प्रोग्राम्स किए, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और रेडियो के लिए जो किया फुलवारी, आपने फूलों को ही चुना और नाम आपका मुस्कुराहट है, मुस्कुराना। क्या बात है। तो ये सारी मुस्कुराहटें जब आप बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होती थी, फुलवारी में बच्चों से कैसे बात करती थी, बच्चों का वो जो एक्सपीरियंस है, मैं आपका बचपन और जो आपके साथ बच्चे थे, मैं चाहता हूँ एक बार वो सब कुछ जिंदा हो जाए इस प्रोग्राम में।
ये मेरी खुशकिस्मती है कि रेडियो पे मैंने अपना काम सबसे पहले शुरू किया। रेडियो की आवाज़ सबसे पहले मैं बनी, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ऑल इंडिया रेडियो का ये मैगज़ीन जिसका नाम है इंडियन लिसनर्स। हर महीने इंडियन लिसनर्स 48 में मैं कवर पेज पे थी। ऑल इंडिया रेडियो का जो मैगज़ीन निकलता था उसके कवर पेज पे थी मैं, कि उस ज़माने में जो रेडियो की वॉइसेस थी ऐसे नाम थे जिनको कोई ना जानता था ना पहचानता था। सिर्फ 2 नाम ऐसे थे जो जाने पहचाने थे, और वो 2 नाम थे, एक तो ऑफ कोर्स दीनानाथ जी, लता जी के पिताजी, कि उनके प्रोग्राम कब कब आएंगे, और दूसरी थी गोविंदा की माँ निर्मला देवी अरुण। तो वो प्लेबैक सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर थी, उनके नाम और साथ में मेरा नाम, और साथ में कवर पेज पे मेरी फ़ोटो। कीमत थी 7 आने, एक अन्नी भी बनी हुई थी। आजकल रेडियो के जो बहुत सारे कमर्शियल रेडियो आ गए हैं, आरजे एक शब्द बन गया है, रेडियो जॉकी। पहले अनाउंसर होता था, पहले कॉम्पियर होता था, तो ये जो कॉम्पियर और एंकर तो भी नया शब्द है। तो आप उस बच्चों के प्रोग्राम में कॉम्पियर हुआ करती थी। लेकिन आज की भाषा में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कहते हैं लोग कि 1948 में इंडियन रेडियो पे सबसे पहला आरजे जो था वो बेबी तबस्सुम थी। हमने आपको पहले ही बताया था ना, तबस्सुम की नज़र से हम फिल्मी दुनिया को देखेंगे, लेकिन अब इस वक्त हम दूरदर्शन को देखेंगे। टेलीविज़न का दौर आ गया है, और इस टेलीविज़न के दौर में 1972 में मुंबई में पहली बार दूरदर्शन आया, और पहली बार कुछ नया किया जाए, कुछ ख़ास किया जाए, ताकि लोग दूरदर्शन से जुड़ जाएं और दूरदर्शन के दर्शक बन जाएं। तो क्या हो सकता है? एक नाम सबसे पहले चुनकर आया, तबस्सुम जी का। तबस्सुम जी, आपने कुछ नया सोचा, नई शुरुआत की, और वो शुरुआत थी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये फूल एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया। कहाँ से ले आई ये नाम? मेरे भैया उस वक्त जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ने हमें बुलाया, तो हमारी बहन बहुत खुश हो गई। अब तो मेरी बहन किन्नी जो है करोड़पति बन जाएगी। फिल्मों में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब्रॉड में जाओ तो वहाँ पे फिल्म स्टारों से ज़्यादा टेलीविज़न स्टार पे किया जाता है। जा डायरेक्टर ने तुझे खुद बुलाया है, इससे बड़ी इज्जत अफजाई हो नहीं सकती। तो हम भी बन ठन के गए। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। डायरेक्टर साहब ने, मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 4 घंटे की है ये हमारी ट्रांसमिशन, इसमें से आधा घंटा हम आपको देंगे। अब इस आधे घंटे का नाम क्या रखना है, इसमें क्या क्या आप पेश करेंगी, ये आप जाने, आपका काम जाने, हम भी इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन दिनों मैं बेगम अख्तर की गज़लें सुनती थी बहुत। तो उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो मैंने कहा सर मेरे जहन में ये नाम आया है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आप मुझे आधा घंटा दे रहे हैं, आधे घंटे में मैं 10 मिनट किसी हस्ती का, फिल्मी हस्ती का इंटरव्यू करके दूंगी आपको। 10 मिनट में मैं कोई ड्रामा या स्किट दूंगी, और 10 मिनट में उस वक्त हाथरसी बड़े पॉपुलर थे, कॉमेडी शायर थे, काका हाथरसी। बोले उनका कलाम आप सुनवाया कीजिएगा या उनसे सुनवाया कीजिएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वैरायटी है तो फिर तो नाम भी खूब जमेगा। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, हर तरह के फूल, हर रंग के फूल, हर तरह की खुशबू के फूल। तो साफ फाइनल हो गया, और उन्होंने हमसे साइन करवा लिया कि हम इस प्रोग्राम के होल एंड सोल जो भी हैं। तो हमने कहा हमें ये तो बताइए कि हमें पर प्रोग्राम मिलेगा क्या? तो कहने लगी 75। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी रकम थी। 75 रुपीज़। उसी वक्त मेरे दिल का जो वलवला था बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ की बातें याद आई। घर से निकलने से पहले जहाँ पैसों के लिए बहन खुश थी, माँ ने कहा था बेटा ये घर घर जाएगा टेलीविज़न, तुम्हें पैसा कम मिले या ना मिले इसकी परवाह मत करना, हाउस होल्ड नाम बनोगी तुम। और देख लो, नतीजा देख लो कि 70 साल पहले जो उन्होंने पेशीन गोई की थी,
आज उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। 75 रुपए से 750 रुपए की फीस, यानी सफर 21 सालों का, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले प्रोग्राम में मिले थे 75 रुपए और ज़ीरो लगे उस वक्त जब टेलीविज़न पे नॉन स्टॉप 21 साल तक मेरा प्रोग्राम चला। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आपने इसकी सिल्वर जुबली भी तो मनाई थी, एक अरे, प्रोग्राम मैंने देखा है आपका। जी 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 बिल्कुल। इस गुलशन में तमाम फूल आपने चुने, तमाम किरदार, तमाम ऐसे अदाकारों को आपने इसमें बुलाया, हर फील्ड के और हर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छे एक अदाकार थे, प्रदीप कुमार जी। आपने उनसे जब बातचीत की तो मैं चाहूँगा कुछ उनकी यादें ताज़ा करें। अरे उनसे तो मेरी बड़ी दोस्ती थी, और बड़ी दोस्ती इसलिए हो गई, गहरी हो गई, क्योंकि मैंने उनके साथ गुजराती फिल्म में भी काम किया था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कम से कम 4-5 गुजराती फिल्में ऐसी थीं जिसमें रोल मेरा बहुत अच्छा था, हीरोइन बेस्ड स्टोरी थी, और उसमें से एक फिल्म थी लाखों वनजारो, और उस फिल्म के हीरो थे मेरे साथ प्रदीप कुमार, वो हीरो थे और मैं हीरोइन। बड़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि गुजराती न मेरी मातृभाषा न उनकी मातृभाषा। उनकी मातृभाषा थी बंगाली और मेरी मातृभाषा हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी, जो भी कहो। क्या करें यार, कैसे बोलेंगे गुजराती? तो खैर जैसे तैसे मैं तो रट रटा के बोल देती थी और लहजा भी संवारती थी अपना, लेकिन डायलॉग तो रट के वो बोल देते थे, लेकिन उनका लहजा नहीं सही होता था। वो गुजराती बोलते थे बंगाली डिक्शन में। मुझे अच्छी तरह याद है उनका एक डायलॉग था कि देश न रहशे तो कौन रहशे। बहुत अच्छा डायलॉग, देश न रहशे तो कौन रहशे। तो वो कहते थे देश न रहशे तो कौन रहशे। ऐसा लग रहा था रसगुल्ले खा रहे हैं। यही अपने देश की विशेषता है कि कोई कहीं का, कोई कहीं का, लेकिन सब एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज हो जाते हैं, ऐसे शामिल हो जाते हैं कि पूरे देश की आत्मा, पूरे देश का दिल एक साथ धड़कने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अशोक कुमार जी के साथ उनका एक अलग स्टाइल थी उनकी। अशोक कुमार जी का घर जो था वो मेरा घर था। हमारे फैमिली दोनों एक साथ इतने आपस में मिले जुले थे कि लगता ही नहीं था कि हम एक दूसरे के घर में, लगता था कि हम अपने घर में हैं। क्योंकि 1950 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था संग्राम। उसमें मैं छोटी नल्ली जयवंत बनी थी और शशि कपूर छोटे अशोक कुमार बने थे। बड़े होके वो बन जाते हैं, बचपन में हम थे और हमें एक डांस करना था भागते भागते। मिलेंगे लड़कर घड़ी घड़ी, मिलेंगे लड़कर घड़ी घड़ी, कभी जीत हो कभी हार, करना होगा बेड़ा पार। गुरुदत्त पहले हीरो नहीं थे, राइटर नहीं थे, प्रोड्यूसर नहीं थे, डायरेक्टर नहीं थे, वो डांस डायरेक्टर वाह थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने गुरुदत्त की फिल्मों में भी काम किया? हाँ जी, लेकिन वो उन्होंने मुझे डांस सिखाया और शशि कपूर को डांस सिखाया, जो हमें रुला रुला गया, बहुत सताया उन्होंने, बहुत सताया। वो पहले डांस डायरेक्टर थे और जो गाना हम पे पिक्चराइज हो रहा था उसको कोरियोग्राफ किया था गुरुदत्त जी ने। तो बड़ी मुश्किल कुछ हरकतें उन्होंने बताई थी जो हमें सता रही थी। तो अब हम बता रहे थे कि अशोक कुमार जी के बाद उसके बाद कई फिल्मों में काम किया। एक फिल्म थी अधिकार, उसमें मैं उनकी बेटी का रोल कर रही थी और उसमें एक गाना था जो मुझ पे पिक्चराइज हुआ था और सुपर हिट हो गया था, और उस गाने के बोल थे रेखा ओ रेखा। हाँ आगे बोलो बोलो। आगे तो आप बताएंगे। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना दुश्वार हो गया। वाह। तो खैर उस फिल्म में भी काम किया, और जैसा कि मैंने कहा कि दो घर अलग अलग नहीं थे, एक ही था। अशोक कुमार जी मुझे इतना चाहते थे कि जब भी मैं उनसे गले लगती थी तो वो भींच लेते थे मुझे। और जब उन्होंने एक दफ़े मुझे भींचा, बहुत से प्यार जताया, तो मैंने उनसे कहा कि दादा मुनि मेरे बारे में बताओ ना, मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? मैं नहीं बताऊंगी,
दिखाऊंगी कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। देखो, तुमसे जब मुलाकात हुई ऐसी चीजें तुमने सुना, मालूम होता तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत खूबसूरत लिखने वाली हो, बहुत अच्छे इंसान हो। हाय हाय, आओ पास। आ गई। अब मैं इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कुछ नहीं। तुम जरा थोड़ा सा खाना कम करो। दादा मोनी के लिए बहुत ही सहज एक्टर थे। वो विश्वास रखते थे कि हमें भी कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए अभिनय के दौरान। आप उनके एक्टिंग को, उनके जो चरित्र निभाने का जो तरीका था, आप उसे कैसे देखती हैं? अरे यही बात तो उन्होंने कर दिखाई। जब मैंने कहा मेरे बारे में बताइए मैं क्या हूँ, तो बड़ा प्यार किया, गालों वालों को छुआ और कहा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो। और फिर जब मेरा बाजू छुआ तो कहेंगे थोड़ा कम खाया करो। इससे ज्यादा नेचुरल और क्या हो सकता है। अभी आपने मधुबाला जी का नाम लिया जी। मैं उस दौर की अदाकारा की बात कर रहा हूँ कि जो आईने में नहीं संवरती थी, जो अपने चाहने वाले दर्शकों की आंखों में संवरा करती थी। क्या बात, ऐसी खूबसूरत अदाकारा, क्या बात है। ऐसी भावुक और ऐसी इमोशनल। लेकिन उनकी अपनी निजी जिंदगी कैसी रही होगी? आपने उन सबको करीब से देखा होगा। करीब से देखा, बहुत करीब से देखा, लेकिन उनकी वो बातें जो दिल को छुएंगी, दिल को दुखी करेंगी, तकलीफ होगी लोगों को, ऐसी बात नहीं बताती मैं उनकी वो बात बताती हूँ कि जनता के लिए फ़ायदेमंद हो। मैंने उनसे पूछा कि आपा जी मुझे ये बताइए कि आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? मैं अगर बड़ी होने के बाद मधुबाला जैसी लगना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? बोले कभी भी ब्यूटी पार्लर में मत जाना। तो मैं चौंकी, मैंने कहा ये क्या कह रही है? मैंने कहा ब्यूटी पार्लर में नहीं गई तो ये खूबसूरती निखरेगी कैसे? वो निखरेगी ककड़ी की वजह से। ककड़ी खाओ जितना ज़्यादा खा सकती हो, ककड़ी का जूस मुंह पे लगाओ जितना लगा सकती हो, रात को सो या दोपहर को सो, आंखें बंद करो और ककड़ी के बड़े बड़े टुकड़े बर्फ़ की सिल पे रखो, जब वो ठंडे हो जाएं तो अपनी आंखों पे रखो बस। और फिर ऊपर वाले को याद करो। जिस भगवान को, जिस खुदा को तुम याद करते हो उसको याद करो, तो उससे आंखों की चमक भी बढ़ेगी और खूबसूरती का जलाल भी बदलेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में कमाल अमरोही से बात की थी। मैं जानना चाहूँगा, या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या बात हुई थी? और कमाल अमरोही आपकी नज़रों में? कमाल अमरोही बहुत जीनियस, बहुत पढ़े लिखे, लाजवाब टेक्नीशियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी। उनका इंटरव्यू मैंने जब लिया तो कहने लगे पहले मुझे बता दो मुझसे क्या क्या पूछोगी। तो मैंने कहा मैं ये पूछूंगी। सभी मुझसे यही कहते थे, पहले से बता दो क्या पूछोगी। उस वक्त लाइव होता था, रिकॉर्डेड नहीं होता था। कमाल की बात। हाँ, तो लाइव होने वाला था और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे हर बारे में पूछूंगी, डायरेक्शन के बारे में, राइटिंग के बारे में, अलग अलग आर्टिस्टों के बारे में। तो कहने लगे ठीक है, मीना कुमारी के बारे में मत पूछना। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो कमाल साहब, आप उनके शौहर हैं, वो आपकी बीवी हैं। अगर कमाल अमरोही से मीना कुमारी के बारे में नहीं पूछूंगा तो मेरी ऑडियंस मुझे कहेगी तबस्सुम क्या कर रही है, पूछ मीना कुमारी के बारे में पूछ। मैंने कहा अगर मीना कुमारी के बारे में मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो मेरी ऑडियंस मुझे गालियाँ देगी। तो कहेंगे ठीक है पूछ लेना। आपके मीना जी कैसी एक्ट्रेस थी आपकी नज़र में? बोले बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो फिर मैंने पूछा बीवी कैसी थी? तो बौखला गए, लाइव जा रहा था, बौखला गए और कहने लगे कि बीवी अच्छी नहीं थी। मैंने कहा क्यों? मैं भी अपने आप को एक्ट्रेस समझती थी, हीरोइन समझती थी, घर में अदाकारा समझती थी अपने आप को। और ये सुनने के बाद मैंने कहा अब घड़ी इजाज़त नहीं दे रही कि मैं आपसे और बातें करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से। ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके कुछ अरसे के बाद राखी का प्रोग्राम करना था मुझे।
राखी जब आई और इंटरव्यू देने वाली कुर्सी पे बैठी तो पहले तो उन्होंने अपना मेकअप वगैरह ठीक किया और कहा पूछो तबस्सुम, पूछो पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो मैंने कहा पिछले दिनों मैंने कमल साहब का इंटरव्यू लिया था और उनसे मैंने ये सवाल किया था कि एक एक्ट्रेस, एक फिल्म एक्ट्रेस अच्छी बीवी बन सकती है क्या। तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीना कुमारी भी अच्छी बीवी नहीं थी, वो अपने आप को घर में भी एक्ट्रेस समझती थी। मैंने कहा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बड़ी तेज भाई राखी जी, बड़ी तेज। कहने लगी तबस्सुम तुम बड़ी होशियार हो, बड़ी चालाक हो, तुम भी तो अदाकार हो, तुम भी तो बीवी हो, इस सवाल का तुम जवाब दो। तो मैं घबराई थोड़ा सा और घबरा के मैंने कहा कि देखो राखी जी, इस वक्त मैं सवाल पूछने वाली कुर्सी पे बैठी हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा और मेरा इंटरव्यूअर इस सवाल को पूछेगा तब मैं जवाब दूंगी, आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे यही है, आप एक माँ हैं, एक बहू बनी और एक सास भी, अदाकारा भी, पत्नी भी। आप बताइए इस चारों पांचों किरदारों को कैसे निभाती हैं। एक रिश्ता तो आप भूल गए जो मुझे अब सबसे प्यारा लगने लगा है। जी, दादी बन गई। हाँ, बताइए बताइए। दादी बन गई हूँ। मुझे तो लगता है आप परनानी भी बन जाएंगी, उसकी अग्रिम बधाइयाँ मैं आपको दिए जा रहा हूँ। जरूर। मेरा इकलौता बेटा है हौशम गोविल। अब गोविल इसके नाम के साथ आता है तो अरुण गोविल याद आ जाता है। दुनिया को मैं बता दूं कि अरुण गोविल जो है दुनिया के लिए राम है, मेरे लिए लक्ष्मण है, क्योंकि मेरा सगा छोटा देवर है, मेरे पति का सगा छोटा भाई। तो ये हौशम का जिक्र जब आया है तो मैं बताऊंगी कि मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। उसका नाम है हेमाली और वो ब्राह्मण लड़की है और इन दोनों की 2 बेटियां हैं और दोनों के पेट नेम मैंने रखे हैं खुशी और खूबी और दोनों की शादी हो गई है। इन सारे रिश्तों के साथ आप कैसे न्याय कर पाती हैं और किस तरह जीती हैं रिश्तों को। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक अगर है तो उसको हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर कई हैं तो प्यार करना मुश्किल होता है, प्यार बढ़ जाता है। यही बात जो है वो लागू होती है भगवान पे। भगवान एक है, नाम अनेक है। वाह, क्या बात कही आपने। तो जिस तरह आप एक से प्यार करते हैं उसी तरह आप सबसे प्यार करें तो सबसे प्यार हो जाएगा। नाम हर एक का अलग होगा लेकिन काम हर एक का एक होगा। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, पूरा परिवार और मुस्कुराहटें बिखरी हुई हैं हर चेहरे पर, कितना खूबसूरत लग रहा है। मीना कुमारी को आप अदाकारा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे मीना कुमारी बहुत उम्दा शायरा थी। तबस्सुम जी, उनकी शायरी को लेकर आप क्या सोचती हैं। मैंने एक दफ़े मीना जी से पूछा कि मीना आपा, आपके साथ जो मैंने वक्त गुजारा है तो मैंने महसूस किया है कि आप सरापा गम हैं, तकलीफ़ है, खुशी के लम्हात आपके नसीब में नहीं हैं और अगर थे भी तो आपने उनको नोच के दूर फेंक दिया है और गम को और अलम को अपने सीने से लगा लिया है। तो मुझे ये बताइए आपा जी कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब हुई। तो मुस्कुराई। एक मुस्कुराहट होती है ज़हरखंद, जिसमें तकलीफ़ भरी हुई है, इसीलिए उसको ज़हरखंद कहते हैं। यानी जहर पीने के बाद जो आदमी मुस्कुराता है तो जो होंठ होते हैं नीले नीले काले काले तकलीफ़ दे, वो मुस्कुराहट उन्होंने मुझे दी और कहा तबस्सुम, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त हुई जब खड़े खड़े कमाल साहब ने मुझसे कहा तलाक तलाक तलाक। ज़िंदगी भर की वफ़ा, मेहनत, प्यार, खिदमत, ये सब भूल के 3 दफ़े तलाक तलाक तलाक, रिश्ता ख़त्म। बहुत तकलीफ़ दे रिश्ता है। आप लिखती हैं, जाहिर है ये खून में लेकर आई हैं। माँ आपकी बहुत उम्दा शायरा थी, बहुत अच्छा लिखती थी, एडिटर थी। आप भी एडिटर रहीं काफ़ी लंबे समय तक। बहुत ज़्यादा। आपका वो एक्सपीरियंस 25 साल तक
एडिटर थी, संपादिका थी मैं, और उस मैगज़ीन का नाम था गृह लक्ष्मी। और बहैसियत गृह लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हुए एक बुज़ुर्ग औरत के, एक माँ के, एक बहन के, एक सास, एक ससुर, उनके कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, ये मैं बयान करती रही। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मुझे आज तक कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए और सही मानों में जो मुझे अवार्ड मिला है वो ये है कि मेरी सास मुझसे कहती थी कि तू सबसे अच्छी बहू है, मेरी बहू सबसे अच्छी बहू। और इससे भी अच्छा अवार्ड है कि मेरी बहू जो है वो मुझसे कहती है कि माँ आप सबसे अच्छी सास हैं। ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? दरअसल ये जो पारिवारिक रिश्तों की बुनावट होती है, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू, उसके अगली पीढ़ी जो आती है, एक साथ मिलकर एक साथ रहते हैं और खुशियां बांटते हैं, किसी गम किसी दर्द को साझा करते रहते हैं। आप मैगज़ीन में एडिटर रही हैं, ये रिश्तों की पत्रिका थी, रिश्तों की मैगज़ीन थी, और आप उससे बाहर आ गई। आजकल बहुत सारी विशेष रूप से हिंदी की मैगज़ीन्स बंद हो रही हैं। मुझे लगता है शायद कारण ये होगा कि उसमें लोग अपनी ज़िंदगी को महसूस नहीं कर पाते होंगे, उनकी ज़िंदगियों की कहानियाँ उसमें नहीं हैं। इसी तरह फिल्मों में जो एक दौर था बदल गया। राजकुमार जी की कुछ यादें? राजकुमार जी बाहर से तो लगते थे नारियल की तरह बिल्कुल सख्त, लेकिन अंदर से बड़े नरम दिल और मुलायम थे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, और कई फिल्मों में जब भी टाइम मिलता था, शेर व शायरी होती थी, तो वो बार बार एक शेर था जो मुझसे सुनते थे। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि इस शेर में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो ये राजकुमार जी मेरे से बार बार ये इसरार करते हैं कि यही शेर सुनाओ, यही सुनाओ, यही सुनाओ। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद अखबारों में ख़बर आई और लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी मैयत में कोई शामिल मत होना, मेरी अर्थी जब जाए तो सिर्फ मेरी बीवी, बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार, 2-3 लोग जो हैं वो हों अंतिम संस्कार के लिए, शमशान घाट में जाने के लिए, बाकी और कोई ना हो। अब मुझे याद आया कि अरे रे रे रे, मुझसे एक शेर जो राजकुमार जी बार बार सुनते थे, उसकी वजह आज मुझे पता चली जब उनका ये स्टेटमेंट आया कि अंतिम संस्कार के वक्त कोई बाहर वाला ना हो, सिर्फ मेरे रिश्तेदार हों। वो शेर ये है कि उम्र चलते कटी, कांधों पे आए कब्र तक। उम्र चलते कटी, कांधों पे आए कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का ऐसा हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इंसान सारी जिंदगी चाहे वो दुखों से भरी हुई हो या सुखों से भरी हुई हो, तकलीफों से हो, जिस तरीके की भी हो, इंसान अकेले ही काटता है वो जिंदगी। 4 कदमों का सहारा कब लेता है? अंतिम यात्रा के लिए, जब कब्रिस्तान जाता है या शमशान घाट जाता है। तो वो यही कहते थे कि 4 कदम के वास्ते मैं दूसरों का एहसान बिल्कुल नहीं लूँगा। राजकुमार जी, आपकी ये बात मुझे याद है और हमेशा याद रहेगी। तबस्सुम जी 40 के दौर से, यानी पिछली शताब्दी में आप तब से अभिनय कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं। आपने एंकरिंग की, स्टेज की एंकरिंग की, आपने इंटरव्यूज़ लिए, दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर कार्यक्रम करती रहीं। ये सब करते हुए आज आप जहाँ पहुँची हैं, उस ज़माने में लोग आपको बहुत चाहते थे। आज भी कहीं जिक्र होता है तो आपको याद करते हैं और बार बार आपको देखना चाहते हैं। लेकिन तबस्सुम क्या चाहती हैं जो उनके दिल में कोई अरमान बाकी रह गया हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, जिसे परफॉर्म करना चाहती हूँ, जिसे जी लेना चाहती हूँ? मेरा एक अरमान बाकी रह गया था जो अब नहीं है। मैं अपने बेटे का, अपनी बहू का और अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो पुराने ज़माने में किया। यंगर जनरेशन के साथ मेरा नाता रिश्ता जुड़ा ही नहीं था। तो मेरी पोती ने मुझसे कहा, खुशी ने, कि दादी जी आप सब अपने ज़माने के लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनके वाक़यात बयान करती हैं, अपने वाक़यात बयान करती हैं, लेकिन यंगर जनरेशन से जुड़ने के लिए भी तो आप कुछ कीजिए। मैंने कहा तू बता, तू जो कहेगी वो मैं कहूँगी। तो कहने लगी कि आप आ जाइए पूरी ताकत के साथ, पूरे ज़ोरों के साथ यूट्यूब पे। वाह क्या बात है, नई दुनिया से जुड़ गई आप। नई दुनिया से जुड़ गए, यंगर जनरेशन से जुड़ गए, और अब पूरे तन मन धन से, पूरी भरपूर लगन से अपनी ज़िंदगी के सारे वाक़यात, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हैप्पी हों या ट्रेजिक हों, वो सब मैं बयान करती हूँ। और ये मैं यंगर जनरेशन पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, क्योंकि जो बातें मुझे मालूम है आज की तारीख़ में किसी को नहीं मालूम, किताबों में कहीं नहीं लिखी, कहीं नहीं छपी, सारी जमा हैं, तो वो सिर्फ यूट्यूब पे तबस्सुम के प्रोग्राम तबस्सुम टॉकीज़ में। अगर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 100 सालों पे नज़र डालनी हो तो उसमें से 70 साल तो मैं आपको बता सकती हूँ। ज़रूर देखिए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। तबस्सुम जी, अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, कुछ नसीहत देना चाहें? मेरा एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं ख़ुद भी याद रखती हूँ और बार बार सबको याद भी दिलाती हूँ। आप भी सुनिए। ज़िंदगी को समझो तो खुशियाँ, ज़िंदगी को समझो तो खुशियाँ, नहीं तो गम का दरिया है। सुख और दुख कुछ भी नहीं, अपना अपना नज़रिया है। 40 का दौर, पिछली शताब्दी का, और आज पूरी दुनिया बदल गई, देश बदल गया, समाज बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई, सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है। उस दौर की फिल्में और आज की फिल्में, नया नया चैनल्स आया, नए नए टेक्निक्स आ गए, और इस बदलते दौर में अपने आप को बदलते हुए अपने दर्शकों को लगातार कुछ परोसती रहीं, लगातार कुछ नया से नया देती रहीं। उनका नाम है तबस्सुम। आपने हमारे साथ अपना अमूल्य समय साझा किया है। आपके प्रति दूरदर्शन कृतज्ञता व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद तबस्सुम जी। नमस्कार जी, नमस्कार।